हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट, ये चैप्टर 5 जो है, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन नहीं समझते हैं तो ये चैप्टर समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पहले आज हम इसके बेसिक रूल के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर बाद में जाके इसकी एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम आ रहा है लाइन एंड एंगल का। तो पहले डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में, लाइन होती क्या है, और लाइन से पहले डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इफ़ वी जॉइन टू पॉइंट वी गेट अ लाइन सेगमेंट। यदि हमने कोई दो पॉइंट लिए, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने से जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर? दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। फिर डिस्कस करते हैं हम लाइन के बारे में। लाइन क्या होती है? A line extend is a definitely in both डायरेक्शन। यानी कि लाइन एक ऐसी होती है लाइन जो कि दोनों तरफ हम इस तरीके से डायरेक्शन हमें देती है कि एक जाएगी हमारी राइट में, दूसरी जाएगी लेफ्ट में। जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड किया जा सकता हो वो हमारी कहलाएगी लाइन। फिर आती है रे। रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। यानी कि एक लाइन, रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक तो एंड पॉइंट होता है, एक तो शुरुआत पॉइंट होता है, लेकिन दूसरी जो पॉइंट होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यानी कि जो एरो दिखा रहा ना, इसका मतलब ये कंटिन्यूस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर ऐसे भी हो सकता है ये, जैसे कि ए पॉइंट यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। बी का तो एंड पॉइंट है बट ए का कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो कहलाएगी रे। क्लियर? फिर हम डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? एंगल इज़ अ फॉर्म्ड बिटवीन टू रे। यानी कि दो रे होंगी। कितनी होंगी? दो रे होंगी विद अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका कॉमन एंड पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा दोनों में। जैसे कि एक हमारी रे होगी ए बी, जो कि एक बी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, दूसरी ए सी जो सी की तरफ बढ़ती जा रही है। दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन होगा? ए होगा। देखो, ए इस वाली रे का भी है और ए इस वाली रे का भी, दोनों का कॉमन पॉइंट है। इनके बीच में जो बनने वाला होगा ये कहलाएगा एंगल। ये कौन कहलाएगी? आर्म्स ऑफ द एंगल। ये आर्म्स कहलाएंगे एंगल की, और ये कॉमन वर्टेक्स होगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, ए पर एंगल बना हुआ है, या तो एंगल ए दिखाएंगे इस तरीके से, या फिर आप बी ए सी, एंगल ए बीच में होना ज़रूरी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? फिर हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल को। राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री का हो। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल की पहचान होती है इस तरीके से, बिल्कुल क्लियरली एल बना होगा। चाहो तो आप इसको डी से भी नाप सकते हो। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये 90 डिग्री एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। क्लियर? जो 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है राइट एंगल। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 30 डिग्री, 40, 45, 89, 56, यानी कि 90 से कम होना चाहिए, वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाया है, 60 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर है? 89 तक आप जो मर्जी एंगल बना लो, सब एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आएंगे। फिर डिस्कस करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जो 90 से तो ज़्यादा होंगे बट 180 से कम होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। जैसे 151, 120, 111, 163, 175, सारे 90 से ज़्यादा हैं बट 180 से कम है, ये कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाया आपको, 150 डिग्री, 170 डिग्री, आप जो मर्जी एंगल यहाँ पे और भी बना कर देख सकते हो, ये होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। फिर आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो 180 डिग्री का हो। 180 डिग्री का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सीधी लाइन होगी, ठीक है, जिनका एक वर्टेक्स होगा, जहाँ पर वो एंगल बने होंगे। ये 180 डिग्री, 180 डिग्री जैसे मर्जी बनाया जा सकता है, होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की। क्लियर? इसके बाद आता हमारा रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जो 180 से ज़्यादा होगा बट लेस देन 360 से होगा, 360 से कम, 180 से ज़्यादा, वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। पहचान देखो, जैसे कि 280, 200 डिग्री, 240, 260, 265, 300, 310। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंगल का मुंह बाहर की तरफ ओपन होता है इस तरीके से, तो आप इसको देखते हैं इजीली पहचान कर सकते हो कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। और दूसरे नंबर से ही पहचान की जा सकती है, 180 से ज़्यादा, 360 से कम, वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? फिर हमारा अगला आता है कंप्लीट एंगल। वो एंगल जो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में पूरा एक राउंड लग जाता है, यानी कि एक सर्कल को क्या कहेंगे? 360 डिग्री का एंगल। ये कंप्लीट एंगल का पार्ट होता है। ठीक है, आधा सर्कल कंप्लीट होता है तो
180, पूरा कंप्लीट हो जाता है तो 360 डिग्री। ये होता है कंप्लीट एंगल हमारा, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल, दो एंगल जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, दोनों को प्लस करें 90 डिग्री आएगा तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। 20 और 70 दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मैंने अभी प्लस करके भी दिखाया, इस तरीके से और भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। कंडीशन ये है दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री बनना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगला आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। वो एंगल दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आए वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री। जैसे 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, दोनों को प्लस किया 180 डिग्री, 90 + 90 दोनों को जोड़ा 180 आया, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें एडजेसेंट एंगल ही करेगा। इसको आप ध्यान से समझना कि एडजेसेंट एंगल की क्या क्या कंडीशन है। एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? एडजेसेंट एंगल का होने के लिए 3 कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहला, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा, कॉमन साइड होनी चाहिए। तीसरा, नो ओवरलैप ऑफ एंगल, एंगल ओवरलैप नहीं करना चाहिए। जैसे मैं तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग फिगर बना के आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने अब एक फिगर बनाई है, ठीक है, आपको सबको नज़र आ रही होगी। एडजेसेंट एंगल के लिए क्या बोला गया? कॉमन वर्टेक्स। अब जैसे मैंने एंगल लिया ABC, CBD एंगल ले लिया, पहले ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल। जो B है वो दोनों एंगल में आ रहा है, देखो 20 में भी आ रहा है 20 में भी आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स हो गया। कॉमन साइड, अब यहाँ पे जो BC साइड है देखो ABC इसमें भी आ रही है, BC इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में क्या होनी चाहिए? कॉमन साइड होनी चाहिए। तीसरा, नो ओवरलैप। अब ओवरलैप का मतलब है कि जैसे मैंने एक एंगल कंप्लीट किया यहाँ पे ABC, ये एंगल बन गया, इस एंगल के बाद में अगला एंगल होना चाहिए DBC। ये नहीं है कि ये एंगल होने के बाद में फिर पूरा एंगल ले लिया जाए तो फिर ये वाला एंगल तो इसको ओवरलैप करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले एक एंगल आ गया, कंप्लीट हो गया, हटा दो उसको। इसके बाद अगले एंगल के बारे में डिस्कशन होगा, CBD या DBC। ये एंगल दोबारा से इसके ऊपर काउंट नहीं किया जाएगा। दिमाग में ये मत सोचना कि जैसे कि ABC और ABD ऐसे बोल देंगे तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दोनों में कॉमन वर्टेक्स भी होगा, साइड हमारी AB भी कॉमन आ जाएगी, बट वो ओवरलैप कर जाएगा। कैसे? जैसे मैंने पहले बोला ABC आया, फिर दोबारा बोला ABD आया, तो जो हमारा एंगल है ABC ये ABD के अंदर ऑलरेडी आ चुका है तो ये उसको ओवरलैप कर गया, इस वजह से इसको एडजेसेंट नहीं कहेंगे। एडजेसेंट किसको कहेंगे? ABC ये एंगल हो गया, फिर दूसरा एंगल DBC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को क्या कहेंगे? हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और इसकी कंडीशन को कन्फ्यूजन होती है उसको क्लियर करने के लिए मैंने और एग्जांपल यहाँ पर नोट किए हैं। जैसे देखो मैंने एक एंगल लिया ABD, ये पूरा एंगल, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लाइन से दिखाया है। दूसरा CBD, इसको मैंने रेड से दिखाया है। अब देखो ज़रा दोनों के अंदर, इसके अंदर भी BD आ रही है, ABD बोलो ना, BD इसमें भी आ रहा है, और CBD इसमें भी आ रहा है। हमारी एक रे कॉमन आ रही है, ठीक है, और B जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, बट ये ओवरलैप का केस है। क्यों? जो हमारा छोटे वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को ये कंप्लीट एंगल क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। देखो छोटे के ऊपर ही बना हो ना, ये छोटा एंगल है, इस पूरे ऊपर ही बना हुआ, ये ओवरलैप कर गया, तो इस वजह से इसको एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते। यहाँ पर बात की जाए एंगल ABC DBE, B तो वर्टेक्स कॉमन हो गया, ठीक है, एक के बाद ये ओवरलैप भी नहीं करें, बट इनमें कोई रे कॉमन नहीं है। जैसे इसमें BC है, इसमें BD है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें और इसमें दोनों में कोई रे कॉमन नहीं है, इस वजह से ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। अगला देखो, जैसे कि DCB ये वाला एंगल, COA ये वाला एंगल, ठीक, दोनों में OC तो कॉमन है बट इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इसका वर्टेक्स C है, इसका O है, दोनों कॉमन नहीं है तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इसी तरीके से एंगल ABC और DCB, दोनों में BC तो आ रही है, एक रे तो कॉमन है, बट दोनों का वर्टेक्स सेम नहीं है, यानी कि इसका B है, इसका C है, दोनों सेम नहीं है, इस वजह से ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है,
आपको इस चीज़ में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एडजेसेंट एंगल की पहचान के 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, कॉमन वर्टेक्स का, कॉमन रे का और नॉट ओवरलैपिंग। दोनों ओवरलैप नहीं करनी चाहिए तो ही जाकर उसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये एक एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है वेयर नॉन कॉमन साइड फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। जो नॉन कॉमन साइड होती है वो साइड जो दोनों में कॉमन नहीं होती है वो क्या बनाती है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि हमारा एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, दोनों एंगल हमारे। अब ये जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये कहते हैं, इन्हें बोलते हैं नॉन कॉमन साइड। ठीक, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब कहने के इन शॉर्ट में समझा जाए तो एक सीधी लाइन बनाती हो, बिल्कुल सीधी लाइन बनाती है, तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। जिसमें 2 टुकड़े हो रहे होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों को जोड़ने पे हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री। ये होती है लीनियर पेयर। बिल्कुल सीधी लाइन होगी, टुकड़े 2 होंगे, दोनों को जोड़ने में क्या बन के आएगा? 180 डिग्री से क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। देखो सीधी लाइन है, टुकड़े कितने हैं? 2, दोनों को जोड़ने पे एक के बाद कंटिन्यू आएगा। देखो ये वैसे देखा जाए तो एडजेसेंट एंगल भी है, एंगल 5 और एंगल 6, दोनों में ये वर्टेक्स कॉमन होगा, ये रे कॉमन होगी, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो दोनों एडजेसेंट एंगल। बट बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, इसलिए दोनों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ये होता है हमारा लीनियर पेयर। क्लियर? अब जैसे मैं बोलूँ कि एंगल 1 और 2 दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर नहीं है। क्यों? ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनाते, नॉन कॉमन साइड ये वाली और ये वाली है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बना रहे हैं, इस वजह से एडजेसेंट लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। हाँ, एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। क्यों? ये वाला वर्टेक्स कॉमन है दोनों में, ये वाली रे दोनों में कॉमन आ रही है, एक दूसरे को ये और ये एंगल दोनों ओवरलैप भी नहीं करें, एडजेसेंट तो है बट लीनियर पेयर नहीं कह सकते इन दोनों को। क्लियर? अब डिस्कस करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल को। इसमें क्या बोला गया है? व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट एंगल अपोजिट टू द ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, 3 बराबर 4 के, 1 बराबर 2 के, उन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपल एंड शॉर्ट में समझाऊँ तो जब कभी भी एक्स बने तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे कहा जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? और जैसे कि और भी मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। जैसे मेरी 2 लाइनें हैं जिनको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल 1 बराबर होगा 2 के, 3 बराबर होगा 4 के, 5 बराबर होगा 6 के, 7 बराबर होगा 8 के। एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इसकी फिगर क्या नज़र आएगी आपको? एक्स नज़र आएगी, उसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? ये हमारा रूल नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइनें क्या होती हैं? 2 ऐसी लाइनें विच मीट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, जिनको किन्हीं एक पॉइंट पर मिलती हैं वो जो, जैसे कि ये 2 लाइनें हैं, लाइन L1 और L2 है, जिनका ओ पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? फिर आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? लाइन विच नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर सेम एट एनी पॉइंट। 2 लाइनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होता हो, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि 2 लाइनें हैं, आप इसको जितना मर्जी बढ़ा लो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है, जितना मर्जी, तो इन्हें कहेंगे पैरेलल लाइन। पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी होंगी, अगर आप स्केल लेके बीच में से नापोगे, अगर इनके बीच की दूरी यहाँ पे 3 मीटर है, आगे जाके भी नापोगे ट्रेन में तो आगे भी आपको 3 मीटर ही मिलेगी। ये नहीं है कि यहाँ से 3 मीटर यहाँ से 2 मीटर होगी, नहीं, हमेशा इनके बीच की जो दूरी होगी इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये भी क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। दोनों ही इसकी डेफिनेशन होंगी। पैरेलल लाइन को सिंबल होता है ये वाला, 2 लाइनें पैरेलल है तो इसको पैरेलल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ए बी लाइन सी डी की पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 2 या 2 से ज़्यादा डिस्टेंट पॉइंट पर, ठीक है। जैसे कि मान लो 2 लाइनें मेरी
तीसरी लाइन मैंने ड्रॉ की, ये यहाँ पर पी पर और क्यू पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो जो हमारी एक्स वाई लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। क्यों, ये इन दोनों लाइनों को ए बी को और सी डी को पी और क्यू दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इसी तरीके से लाइन L1, L2, L3, L4 चार लाइनें हैं जिनको एक्स वाई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाए। क्यों, ये इनको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, 4, 1, 2, 3, 4 पे, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें वो कहलाते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये भी हमारी ट्रांसवर्सल होगी, ये भी हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी एक्स वाई। क्लियर, ये हमारा रूल नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंगल को। इंटीरियर एंगल आर एंगल विच आर बिटवीन एल और एम। एंगल वो एंगल जो एल और एम के बीच में बनेंगे। जैसे मैंने दो लाइनें ड्रॉ की, तीसरी लाइन हमारी ट्रांसवर्सल होगी एन लाइन। अब इनके अंदर की तरफ जैसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 2, ये इन लाइनों के अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट आता हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके लिए किस कंडीशन का होना ज़रूरी है, बिटवीन लाइन इंटीरियर, यानी अंदर की तरफ बने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया लाइनों के अंदर होनी चाहिए। इन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल साइड की अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे दो लाइनें हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक एंगल यहाँ है तो दूसरा एंगल दूसरी साइड में होना चाहिए, वो कहलाएगा ऑल्टरनेट एंगल। और लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी है, लाइनें पैरेलल होंगी तभी ये रूल अप्लाई होगा, लाइनें पैरेलल नहीं है तो रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारा एंगल 1 बराबर होगा 2 के, एंगल 3 बराबर होगा 4 की, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। समझने का बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल तरीका समझो, जब कभी भी आपको Z मिल जाए तो ये एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा, चाहे Z सीधा हो या उल्टा हो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से बन जाए तो भी ये दोनों एंगल बराबर होंगे, या ऐसा बन जाए तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Z कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ Z, एंगल 4 बराबर 3 क्यों होगा, यहाँ पे देखो एंगल 1 बराबर 2 क्यों होगा। बट इन कंडीशन का होना ज़रूरी है, अंदर की तरफ होंगे एंगल, ट्रांसवर्सल के दोनों साइड होंगे एंगल, और लाइनों का पैरेलल होना तो बहुत ज़रूरी है, पैरेलल होंगी तभी रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं होगा। याद कैसे रखोगे, Z की शेप से। क्लियर, ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आता हमारा एक्सटीरियर एंगल। वैन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो बाहर की तरफ जो बनने वाले एंगल होते हैं, लाइनों के बाहर अंदर ना आके जो बाहर की तरफ होंगे उन्हें बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। जैसे 1, 2, 7, 8 ये सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल जिसके अंदर क्या होगा, एंगल लाइन एल और एम के बाहर बनेंगे और इन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल साइड की अपोजिट साइड में होने चाहिए एंगल, तब रूल हमारा ये अप्लाई होगा। जैसे कि देखो, अब यहाँ पर हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारा एंगल 1 है बराबर होगा एंगल 8 के। देखो जैसे कि ये हमारा Z बनता है तो Z के नीचे और Z के ऊपर की तरफ, इस तरीके से ध्यान में रखना है। इसी तरीके से दूसरा Z जो हमारा बनेगा, Z के नीचे और Z के ऊपर की तरफ जो एंगल होते हैं यानी कि बाहर की तरफ होंगे, उन्हें कहेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको इस थ्योरम को प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। अभी सिर्फ मेरे को इंट्रोडक्शन देना है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सिर्फ इतना समझ लो, Z के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो एंगल बनेंगे बराबर होंगे, जो लाइनों के बाहर की तरफ बने होंगे 2 बराबर होगा 7 के। ठीक है, और लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी है, पैरेलल होंगी तब रूल अप्लाई होगा, लाइनें पैरेलल नहीं है तो रूल अप्लाई नहीं होगा। मैंने आपको सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज समझाने के लिए यहाँ पे दोनों फिगर को अलग अलग करके भी दिखा दिया है। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल साइड के दोनों तरफ, दोनों जो सेम साइड में एंगल बनेंगे उनको। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन का होना ज़रूरी है। जैसे ही दोनों लाइनें हमारी पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल लाइन काट के जाए तो सेम साइड में, यानी कि दोनों ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड में हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, बिटवीन लाइन इंटीरियर,
लाइनों के अंदर की तरफ होनी चाहिए। ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल साइड है, दोनों सेम साइड में होनी चाहिए। ओनली ऑन पैरेलल लाइन, दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, 4 + 6 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल 3 और 5 दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आपको आसान लैंग्वेज में समझाया जाए तो जैसे कि हमारी लाइनें पैरेलल हैं तो इसके अंदर अगर यू शेप आपको नज़र आती है इस तरीके से, दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे अब यू आपको चाहे सीधा नज़र आए चाहे इस तरीके से नज़र आए, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री। बट लाइनों का पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। लाइनें पैरेलल होंगी तो ही रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 3 और 5 का जोड़ 180, 4 और 6 का जोड़ 180 डिग्री होगा ट्रांसवर्सल की सेम साइड में। क्लियर, ये हमारा रूल नंबर 23 था। अब डिस्कस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को। इसकी कंडीशन देखो क्या क्या है। डिफरेंट वर्टिसेस आर ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन अ बोथ अपर एंड लोअर एंड अपर राइट एंड लोअर राइट। इसको बहुत इजी लैंग्वेज समझाने के लिए बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए और फिगर बननी चाहिए एफ़ की। ठीक है, इसका मतलब यही होगा, एफ़ की फिगर बनती है तो आपके एंगल इक्वल होंगे, यानी 4 = 8 के होगा। जैसे कि एफ़ बनता है चाहे एफ़ सीधा हो या उल्टा हो, 4 = 8 के होगा, 3 = 5 के होगा, 2 = 6 के होगा, 1 = 5 के होगा। बट क्या होना चाहिए, दो लाइनें हैं एल और एम, दोनों का पैरेलल होना ज़रूरी है। पैरेलल होंगी तो ही रूल अप्लाई होगा, पैरेलल नहीं है रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे इसमें दिखा दूँ मैं आपको, एफ एंगल 4 = 8 के होगा, जैसे कि मैंने ये फिगर बना रखी है। 3 = 7 के होगा, जैसे मैंने ये फिगर अलग से बना रखी है। 2 = 6 के होगा, जैसे मैंने ये फिगर बना रखी है। 1 = 5 के होगा। बट क्या, लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी है तो ही कॉरस्पॉन्डिंग रूल अप्लाई होगा। इससे हम प्रूफ करते हैं कि कौन सा एंगल एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर, ये हमारा रूल नंबर 24 होगा। मैं दोबारा से थोड़ा सा क्विक रिवीजन मार देता हूँ। इसमें लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी है, इसमें भी लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी है तो ही रूल अप्लाई होगा। इसमें लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें भी लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी है तो ही रूल अप्लाई होंगे, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।